वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस एमसीक्यू वीडियो में हम लगभग 40 एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लगभग 40 के आसपास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा ये 300वां वीडियो है। इससे पहले हम केवल एमसीक्यू सीरीज के 299 वीडियो बना चुके हैं और इन वीडियो में हमने बहुत सारे आपके जो एमसीक्यूज हैं उनको हमने डिटेल डिस्कशन के साथ में व्याख्या की थी उनकी। देखिए, पिछला जो हमारा वीडियो था, वीडियो नंबर आपका 299, इसमें हमने एक क्वेश्चन किया था जो गलत हो गया था कि जो परेटो उपयोगिता है वो मुख्य रूप से किसके ऊपर आधारित हैं? ऑर्डिनल अप्रोच के ऊपर आधारित हैं, जो क्रमवाचक विचारधारा है। देखिए, उपयोगिता मापने की दो विचारधारा है। एक तो प्राचीन विचारधारा है जिसको कहा जाता है कार्डिनल अप्रोच, जिसमें क्या बताया गया था तो किसी भी वस्तु का प्रयोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम संख्या के रूप में माप सकते हैं। मतलब संख्यात्मक माप जो है वो आपकी प्राचीन विचारधारा है, कार्डिनल है। जबकि जो आधुनिक विचारधारा है जिसको हम क्रमवाचक विचारधारा कहते हैं, क्रियात्मक माप कह सकते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच। और इसमें एक तरह से क्या बताया था तो किसी भी वस्तु का प्रयोग करने से जो उपभोक्ता को उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम संख्या के रूप में नहीं माप सकते, उससे हम क्या कर सकते हैं, केवल क्रम दे सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने इंडिफरेंस कर्व, जो तटस्थता वक्र है, उसका प्रयोग किया था। तो देखिए, परेटो का जो अनुकूलतम है, ठीक है, परेटो का जो ऑप्टिमिलिटी है उसमें उपयोगिता की इस क्रियात्मक ऑर्डिनल अप्रोच के ऊपर वो एक तरह से डिपेंड है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होना चाहिए? बी ऑप्शन, जो मैंने आपको उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता रखा है। तो कभी कभी आप जब वीडियो देखो साथ साथ में कमेंट बॉक्स भी देख लीजिए, ताकि उसमें कभी मिस्टेक होगी तो आपको वहां पे नजर आ जाएगी, या फिर अगर आपको किसी प्रकार की कोई और मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए, आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, देखिए, इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र है, उसकी दो शाखाएं हैं। ठीक है, एक तो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी कहते हैं, कीमत सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कीमत, जो साधन है, वस्तु है, उसकी कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं। और अर्थशास्त्र की जो दूसरी शाखा है वो कौन सी है? समष्टि, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का निर्धारण कैसे होता है। तो आय निर्धारण का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर रोजगार भी साथ में लिखा होता तो भी वो सही होगा, आय एवं रोजगार विश्लेषण का सिद्धांत। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको क्या कहा जाता है? आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, एनएनपी, एनएनपी। ठीक है, एनएनपी। देखिए, शुद्ध का मतलब क्या हो गया? जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो सकल मूल्य में से, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एनएनपी आ जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। तो जो जीएनपी होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए निवल राष्ट्रीय उत्पाद लिखा हुआ हिंदी में, तो जिसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एनएनपी कहेंगे, में पूंजी गिरावट व्यय को घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे सही लिखा हुआ, देखिए जीएनपी लिखा हुआ है, तो जीएनपी में से अगर हम पूंजी गिरावट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एनएनपी आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे जो आना चाहिए था वो क्या लिखना चाहिए था? सकल, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी में से पूंजी गिरावट व्यय, अगर डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एनएनपी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय के मापने की विधियां, राष्ट्रीय आय मापने के लिए उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, ठीक है, वो एक तरह से क्या है? एनएनपी का एक भाग है, किंतु राष्ट्रीय आय का नहीं। ठीक है, गलत है ये तो, क्योंकि जो सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज होता है
वो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में किसी प्रकार का योगदान नहीं दे रहा है, ठीक है, उससे आय में वृद्धि नहीं होती, मतलब आय सृजन की प्रक्रिया का वो भाग नहीं है, इसलिए इसको हम एनएनपी में शामिल नहीं करते हैं। किसी भी अन्य प्रकार की ब्याज आय के रूप में लिया जाता है, ठीक है, ब्याज आय तो इसको हम नहीं कह सकते हैं। राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है किंतु वैयक्तिक आय में सम्मिलित है, ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका। देखिए सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, मतलब सरकार ने जनता से अगर उधार ले रखा है और उस उधार पर सरकार अगर ब्याज चुकाती है तो ये लोगों की आय को बढ़ाएगा, मतलब पर्सनल इनकम को बढ़ाएगा, व्यक्तिगत आय को बढ़ाएगा, इसलिए व्यक्तिगत आय में इसको सम्मिलित किया जाता है, बात सही है, लेकिन राष्ट्रीय आय में उसको नहीं जोड़ा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है? हिग्स का जो संबंध है वो त्वरक के साथ में है, एक्सीलरेटर के साथ में है, बिल्कुल सही है, ठीक है, जो त्वरक का सिद्धांत है वो मुख्य रूप से हिग्स है, सैमुअल्सन है विकसित करने में, मतलब जैसे देखो दिया गया था, जैसे क्लार्क के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था, क्लार्क हो गया आपका, हिग्स हो गया, ठीक है, उसके बाद में सैमुअल्सन हो गया, तो इनके साथ में संबंधित है। फिर स्वीजी जो है वो विंकुचित मांग वक्र के साथ में, किंग डिमांड कर्व के साथ में स्वीजी रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल की बात फ्रीडमैन ने कही थी, ये भी बिल्कुल सही है। फिर ब्याज दर की तरलता, ठीक है, लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो ये बोमोल के साथ में संबंधित नहीं है, ठीक है, ये किन्स के साथ में संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला देखते हैं, कौन सा कारक उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग प्रवृत्ति को इनमें से कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करेगा? तो देखिए नगरीकरण के साथ साथ में लोगों की उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, विज्ञापन से लोगों का प्रभाव पड़ता है, मतलब विज्ञापन से प्रभावित होकर लोग क्या करते हैं, वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। सामाजिक सुरक्षा के अगर उपाय किए जाएंगे जिससे लोगों के पास में पैसा आएगी, इनकम आएगी, वो उपभोग करेंगे, तो ये सारे उपभोग प्रवृत्ति के साथ में संबंधित है। लेकिन जो प्राइस रिजिडिटी है, कीमत दृढ़ता है, ये उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक देश के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक है, जो करंट अकाउंट होता है उसमें हम वस्तु एवं सेवाओं के प्रवाह को सम्मिलित करते हैं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों को चालू खाते में सम्मिलित किया जाएगा। सरकारी अनुदान को भी सम्मिलित किया जाएगा। निवेश एवं ऋण, ठीक है, जो विदेशों में निवेश किया गया है या विदेशों से अगर ऋण लिया गया है तो हमारी जो लायबिलिटी है उसमें चेंज आएगा, इसलिए किस में आएंगे, आपके कैपिटल अकाउंट में आएंगे, चालू खाते में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहां पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 2/3 हो तो निवेश गुणक का मान क्या होगा? तो देखिए निवेश गुणक का मान निकालते हैं हम कैसे, 1/1 माइनस MPC करके, तो ये आपका हो जाएगा 1/1 माइनस 2/3। ठीक है, अब 1 में से अगर 2/3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 1/3, और 1/3 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, उसको अगर ऊपर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/1। इसका मतलब जो मल्टीप्लायर है, गुणक है, उसका मान कितना आएगा, 3 आएगा, ऑप्शन हमारा बी। अगला है, उस कारक का चुनाव कीजिए जो मानव कल्याण को प्रभावित करता, ह्यूमन वेलफेयर को प्रभावित करता है किंतु GNP की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में आपका अवितरित निगमों के लाभ, ठीक है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को सम्मिलित किया जाता है, इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन उत्पादन की प्रकृति मानव कल्याण को प्रभावित करती है, लेकिन GNP में वो सम्मिलित नहीं होती है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, किस अर्थशास्त्री ने कहा कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, जो JB का बाजार नियम जिसको हम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, और पूर्ति अपनी मांग
का निर्माण स्वयं करती है। इसका मतलब क्या हो गया, हमेशा अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उनका मानना था। और जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, वो इसी अवधारणा के ऊपर आधारित, इसी के बाजार नियम के ऊपर ही आधारित हैं। अगला है, किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा के कार्यों को स्थैतिक एवं प्रायोगिक कार्यों में विभक्त किया है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी जो हैं उसको स्टैटिक और डायनेमिक जो फंक्शन होते हैं किसने बताया। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉल इजिंग ने मुद्रा के जो कार्य थे उसको दो भागों में विभक्त किया था। एक तो होते हैं स्टैटिक फंक्शन, स्थितिक कार्य, और दूसरा होता है डायनेमिक, प्रायोगिक कार्य। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित में से किसे विस्तृत मुद्रा M3 कहेंगे। ठीक है, रिजर्व बैंक ने मुद्रा की पूर्ति की 4 अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। M1 जिसमें हम क्या लेते हैं, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट को। दूसरा होता है M2 जिसमें लिया जाता है M1 के साथ साथ में डाकघरों की जो जमाएं होती हैं। और M3 जिसमें M1 के साथ में बैंकों की जो सावधि जमाएं होती हैं उसको भी सम्मिलित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा होना चाहिए। ठीक है, M1 में आपका क्या आ जाएगा, C प्लस डी। C का मतलब करेंसी, डी का मतलब डिमांड डिपॉजिट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, करेंसी और बैंकों के जो मांग निक्षेप होते हैं इन दोनों को मिला के कहा जाता है M1। अगर इस M1 के साथ साथ में बैंकों की जो सावधि जमाएं होती हैं, ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स को भी अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में मुद्रा पूर्ति की M3 अवधारणा आ जाएगी। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। जबकि M1 को क्या कहा जाता है, नैरो मनी। ठीक है, नैरो संकीर्ण मुद्रा की अवधारणा कहा जाता है। अगला है, यदि श्रम की उत्पादकता के स्तरों में वृद्धि की तुलना में मजदूरी दरों में तीव्र गति से वृद्धि होने पर जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी इसे क्या नाम दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मजदूरी दर बढ़ रही है और मजदूरी दर बढ़ने की तुलना में अगर श्रम की जो उत्पादकता है उसके स्तर में अगर कम वृद्धि होती है तो इसको हम कहेंगे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें जो आपका आंसर वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। और मांग अगर बढ़ेगी, मांग बढ़ने से अगर मांग बढ़ने से अगर कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मांग प्रेरित स्फीति कहेंगे। तो देखिए मजदूरी दरों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो इस प्रकार की जो स्फीति है उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण है इनमें से किस बैंक का किया गया। ठीक है, भारतीय इंपीरियल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और स्वतंत्रता के बाद में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा स्टॉक है जबकि व्यय प्रवाह है। ठीक है, मनी एक तरह से क्या है, स्टॉक, और जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, फ्लो। तो देखिए स्टॉक का मतलब क्या हो गया, जिस क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक निश्चित समय पर माप सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्टॉक। ठीक है, निश्चित समय पर। और व्यय का प्रवाह का मतलब क्या हो गया, फ्लो का मतलब जिससे हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड में मेजर करते हैं। ठीक है, समयावधि में, समयावधि मतलब जैसे कि 1 वर्ष हो गया, 1 महीना हो गया, तो जिससे हम समयावधि में मापेंगे वो आपका क्या है, प्रवाह है, फ्लो है।
देखिए जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कैसे मापते हैं, समयावधि में मापते हैं। ठीक है, एक वर्ष में कितना खर्चा हुआ है या एक महीने में कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो एक दिन में कितना खर्चा हुआ, ये सब क्या है, फ्लो। लेकिन मुद्रा स्टॉक का मतलब क्या हो गया कि आज की टाइम में अभी हमारे पास में कितनी मुद्रा है या हमारे देश में मुद्रा का कितना भंडार है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्टॉक हो गया। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है धन, वेल्थ जो होती है वो भी एक तरह से क्या होती है, स्टॉक होती है, क्योंकि वेल्थ को हम क्या कर सकते हैं, समय के निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। जबकि आय क्या है, प्रवाह है। ये भी सही है, क्योंकि इनकम जो होती है हमारी, आय क्या होगी, या तो महीने के हिसाब से होगी, प्रतिदिन के हिसाब से हो सकती है, वार्षिक हिसाब से हो सकती है। तो ये भी सही है। फिर सरकारी ऋण स्टॉक है, सरकार ने जो ऋण ले रखा है वो हम बता सकते हैं कि आज की डेट में सरकार ने कितना ऋण ले रखा, मतलब वो स्टॉक का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। किंतु सरकारी घाटा प्रवाह है, सरकार को कितना घाटा हुआ है, पिछले वर्ष में सरकार को कितना घाटा हुआ, मतलब घाटे की जो गणना है वो एक तरह से वार्षिक आधार पर की जाती है। तो तीसरा कथन भी हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद में देखिए चौथा कथन एक और दे रखा है, बैंक ऋण प्रवाह है। ठीक है, बैंकों के द्वारा जो ऋण दिए गए हैं, पिछले महीने कितने ऋण दिए गए हैं, पिछले वर्ष कितने ऋण दिए गए, इसका मतलब समय अवधि में माप रहे हैं। तो ये भी सही है। और अगला, कुल ऋण कितना दिया गया है, इसको समय के निश्चित बिंदु पर बताया जा सकता है। इसका मतलब ये चारों कथन जो है वो सत्य हैं। तो डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा कि सभी कथन जो है वो सत्य है। अगला देखते हैं, किस बाजार में अल्पकालीन ऋण पाया जाता है। ठीक है, अल्पकालीन ऋण का जो संबंध होता है वो किसके साथ में होता है, मुद्रा बाजार के साथ में। ठीक है, एक वर्ष से कम समयावधि का। और जब हम पूंजी बाजार की बात करते हैं तो पूंजी बाजार का जो संबंध होता है वो किसके साथ में होता है, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋणों के साथ में। तो मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण का संबंध कैपिटल मार्केट के साथ में, पूंजी बाजार के साथ में है। जबकि शॉर्ट पीरियड के जो ऋण होते हैं वो मनी मार्केट के साथ में संबंधित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता असीमित होती है। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, उनकी कैपेसिटी इनफाइनाइट, ठीक है, असीमित होती है, नहीं, वो तो सीमित ही होती हैं। और ये किसके ऊपर निर्भर करेगा कि लोगों की जो प्राथमिक जमाएं कितनी है और बैंकों को कितना अपने पास में नकद रूप में रखना, उसके ऊपर वो निर्भर करेगा। तो असीमित तो नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए सेकंड, नकद कोषानुपात, सीआरआर में कटौती से साख सृजन वृद्धि में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही है। बैंक अपने पास में अगर नकद कोष में कम रखेंगे तो वो उधार ज्यादा दे सकते, जिससे क्या होगा, साख का सृजन बढ़ेगा। तो ये कथन भी सही है। फिर बैंक दर साख नियंत्रण का एक उपकरण है। ठीक है, बैंक रेट का जो यूज है वो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करता है, इस रेट को, बैंक रेट को बढ़ा के कम करके अर्थव्यवस्था में साख को नियंत्रित करता है। तो बिल्कुल इसका इंस्ट्रूमेंट है। और जो वैधानिक तरलता अनुपात है SLR में वृद्धि साख सृजन को सीमित करने में सहायता करेगी, बिल्कुल सही है। SLR अगर बढ़ेगा तो साख सृजन की मात्रा अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी, कम। और SLR मतलब बैंक अपने पास में कम रखेंगे तो उधार ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है, साख सृजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे BCD तीनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे पूछा हुआ सत्य नहीं है, कौन सा नहीं है, ए ऑप्शन, क्योंकि व्यापारिक बैंकों की जो साख सृजन क्षमता होती है वो सीमित होती है। नेक्स्ट है, भारत में नोट निर्गमन, नोट इश्यूइंग की कौन सी प्रणाली प्रचलन में है। भारत में जो नए नोट जारी किए जाते हैं वो न्यूनतम कोष प्रणाली के ऊपर निर्भर है। ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ऑप्शन आपका बी। और इसके तहत क्या किया जाता है, 200 करोड़ के कोष रखे जाते हैं विदेशी प्रतिभूतियों और गोल्ड, स्वर्ण के रूप में। तो न्यूनतम कोष प्रणाली के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, सेंट्रल बैंक का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार, नई मुद्रा जारी करने का जो एकाधिकार है वो केंद्रीय बैंक के पास में होता है, भारत में जैसे रिजर्व बैंक के पास में, बिल्कुल सही है। व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक होता है। ठीक है, व्यापारिक बैंकों के जो नकद कोष होते हैं उनका संरक्षक कौन होता है, केंद्रीय बैंक होता है, बिल्कुल सही है। फिर ये साख नियंत्रण करता है अर्थव्यवस्था में विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके,
बैंक दर हो गई, जैसे CRR हो गया, SLR हो गया, फिर जो प्रतिभूतियां होती हैं उनका क्रय विक्रय करके खुले बाजार में, तो इन सभी के द्वारा वो साख नियंत्रण करता है, ये भी कार्य है। साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कॉमर्शियल बैंक करते हैं, व्यापारिक बैंक करते हैं, ठीक है, केंद्रीय बैंक का कार्य ये नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? डी। अगला है, भारत में कोल मनी मार्केट निम्नलिखित में केंद्रित हैं। ठीक है, कोल मनी मार्केट में एक तरह से क्या होता है, जनरली जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनको नकदी की जो आवश्यकता होती है शॉर्ट पीरियड के लिए, जनरली जैसे एक दिन के लिए, ठीक है, तो इस प्रकार के मार्केट को हम क्या कहते हैं? कोल मनी मार्केट कहते हैं, और ये मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सी। नेक्स्ट है, मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस जो है मार्शल का, उसको हम क्या कहते हैं? गणनावाचक विचारधारा कहते हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु का प्रयोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उस उपयोगिता को हम संख्या के रूप में माप सकते हैं। संख्यात्मक माप संभव होता है कार्डिनल अप्रोच आपकी जो है। ठीक है, तो ये गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है। और क्रमवाचक जो है वो किसका है? हिक्स का है, आधुनिक विचारधारा है जिसमें तटस्थ वक्रों का प्रयोग किया जाता है, इंडिफरेंस कर्व का। नेक्स्ट है, यदि मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 1। तो कीमत में कमी होने पर, देखिए कीमत की लोच इकाई से अधिक, इसका मतलब क्या हो गया? कीमत में परिवर्तन से वस्तुओं की जो मांग है वो ज्यादा प्रभावित होती हैं। तो कीमत अगर कम हो जाएगी तब लोग क्या करेंगे? ज्यादा खरीदेंगे। जैसा कि आपकी जो विलासिता वाली वस्तु होती, लग्जरी आइटम्स जो होते हैं, अगर माना कि एयर कंडीशनर सस्ता हो गया है तो अब लोग क्या करेंगे? उसको ज्यादा लोग खरीदने लग जाएंगे, कहना है मतलब उसकी मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब वस्तु पर क्रेता का जो खर्चा है, व्यय है, वो पहले की तुलना में अब क्या होगा? बढ़ जाएगा। सस्ती हो गई इसलिए लोग क्या करेंगे? अब उसको ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, मांग उसकी क्या होगी? अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी। तो मांग की लोच इकाई से अधिक है तो कीमत अगर घटती है तो खर्चा क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन मांग की लोच अगर यहाँ पे इकाई से कम होती है, इकाई से कम कहाँ पे होती है? नेसेसरी गुड्स में, अनिवार्य वस्तुओं में। और अनिवार्य वस्तुओं में क्या होगा? अगर कीमत घट जाएगी तो हमारा खर्चा क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि हम अनिवार्य वस्तुओं को तो हम उतनी ही मात्रा में यूज करेंगे। जैसे कि शक्कर अगर सस्ती हो जाती है, चीनी, तो चीनी सस्ती होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम दूध में उसको 2 चम्मच मिला के पियेंगे। अगर पहले हम 1 चम्मच मिला के पी रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ? कि हम उतनी ही मात्रा में उसका प्रयोग करते हैं। तो मांग की लोच अगर इकाई से कम होती है तो खर्चा क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन मांग की लोच इकाई से अधिक है तो कीमत घटने से खर्चा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, यदि वस्तु ए की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु बी की मांग बढ़ती है, ठीक है, 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तब लोग क्या करते हैं? दूसरी वस्तु का प्रयोग करने लग जाते हैं। इसका मतलब जो दोनों वस्तुएं वो किस प्रकार की हैं? सब्स्टिट्यूट हैं, स्थानापन्न हैं। स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में क्या होगा? एक की कीमत बढ़ने पर अब लोग क्या करेंगे? दूसरे का प्रयोग करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कुछ भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे समोसा है, ठीक है, समोसे की अगर प्राइस बढ़ती है तो जो कचौरी की डिमांड है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। अगला देखते हैं, वृद्धिमान प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न जो है, नियम इसलिए लागू होता है क्योंकि पैमाने की बचतों का ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, पैमाने की बचतें अगर प्राप्त होगी तो क्या होगा? वर्धमान प्रतिफल होंगे। मतलब जिस अनुपात में साधन बढ़ा रहा है उत्पादन क्या होगा? उससे अधिक अनुपात में बढ़ेगा। उत्पादन के संगठन में भी इससे सुधार होगा, श्रम विभाजन में भी सुधार होगा। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट, लाभ का कौन सा सिद्धांत F.H. नाइट के नाम के साथ में संबंधित हैं? जो नाइट का सिद्धांत है वो कौन सा है? अनिश्चितता का सिद्धांत। और जोखिम का जो सिद्धांत है वो दिया गया था प्रोफेसर
होने के द्वारा। तो लाभ का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो क्या बताता है कि एक उद्यमी व्यवसाय में क्या करता है, अनिश्चितता का सामना करता है, और इस अनिश्चितता का सामना करने के बदले ही उसको क्या होता है, लाभ मिलता है। ऐसा प्रोफेसर नाइट का मानना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत करारोपण में न्याय, जस्टिस इन टैक्सेशन को प्रेरित करेगा। ठीक है, जस्टिस कब होगा, न्याय कब होगा, जब लोगों की क्षमता के अनुसार कर लिया जाएगा। जितनी जिसकी क्षमता है उतना ही अगर उससे कर लिया जाए, मतलब जो टैक्सेबल कैपेसिटी होती है, कर दान क्षमता का जो सिद्धांत है वो न्याय को प्रेरित करेगा। ऑप्शन हमारा इसमें होना चाहिए डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, अधिकतम सामाजिक लाभ का जो निर्धारण है वो कहाँ पे होता है, जहां पे अर्थव्यवस्था में सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ बराबर हो जाते हैं। ऐसा किसका मानना था, डाल्टन का। ठीक है, डाल्टन ने क्या बताया था कि जब टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, तो लोगों को असुविधा होती है, लोगों को त्याग करना पड़ता है, जबकि सरकार व्यय करती है तो लोगों को उससे लाभ मिलता है। तो ये जो सीमांत त्याग और सीमांत लाभ है जहां पे बराबर हो जाएंगे, उस बिंदु को उन्होंने क्या कहा था, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है, अधिकतम सामाजिक लाभ का बिंदु कहा था। तो ये डाल्टन का सिद्धांत है। अगला है, किस कर प्रणाली के अंतर्गत धनी वर्ग पर सबसे कम दबाव पड़ता है। ठीक है, देखिए जो प्रगतिशील कर प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, आय बढ़ने के साथ में करों की दर भी बढ़ती जाती है। तो ये धनी वर्ग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कर जैसे जैसे आय बढ़ती जा रही है, करों की दर भी क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स में, प्रगतिशील कर में। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि धनी वर्ग पर सबसे कम दबाव पड़ेगा। कम दबाव कब पड़ेगा, जब आय बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन करों की दर क्या हो जाती है, कम। तो जो प्रतिगामी कर प्रणाली होती है, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो होता है, उसमें धनी व्यक्तियों के ऊपर कम दबाव पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋण भुगतान की सर्वोत्तम विधि इनमें से कौन सी है। ठीक है, जो सिंकिंग फंड होते हैं, परिशोधन कोष जिसको कहा जाता है, ये ऋण भुगतान की सर्वोत्तम विधि है। जीरो बेस बजट, शून्य आधारित बजट की जो अवधारणा है किसके द्वारा दी गई है, तो अमेरिका के साथ में संबंधित है, पीटर ए पायर के द्वारा ये जो अवधारणा है वो दी गई है। अगला देखिए, पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। ठीक है, ये जो कर है इनमें से कौन सा कर पंचायत के द्वारा वसूला जाता है। तो देखिए, सीमा कर, भू राजस्व कर, बिक्री कर, ये आपका राज्य और केंद्र सरकारों के साथ में संबंधित है। ठीक है, स्थानीय स्तर की जो सरकारें होती है पंचायत, वो स्थानीय स्तर पर जो मेले होते हैं उन पर जो कर लगाएगी वो पंचायत का भाग है। अगला है, वेगनर की परिकल्पना निम्नलिखित से संबंधित है। ठीक है, वेगनर हाइपोथेसिस जो है वो किसके साथ में संबंधित है, तो वेगनर का जो सिद्धांत था वो क्या सिद्धांत था कि सरकार का जो खर्चा होता है वो सरकार के क्रियाकलापों में वृद्धि के साथ में बढ़ता जाता है, मतलब सार्वजनिक व्यय के साथ में ये संबंधित है। ऑप्शन हमारा होगा बी। नेक्स्ट है, यदि बजट के घाटे सार्वजनिक ऋणों और अन्य सरकारी दायित्वों को जोड़ा जाए तो हमें किस प्रकार का घाटा प्राप्त होगा। ठीक है, सरकार का जो बजटी घाटा है, बजटी घाटे में क्या हो गया, सरकार का व्यय अगर आय से अधिक है। ठीक है, व्यय आय से अधिक है तो ये बजटी घाटा है, और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी, ऋण लेगी। तो इस बजटी घाटे में अगर हम सार्वजनिक ऋणों को और भी सरकार की जो भी लाइबिलिटीज हैं, अन्य जो दायित्व हैं, उनको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आएगा, राजकोषीय घाटा आएगा। अगला है, भारत में कौन सा कर हाल में विवादित हो गया। ठीक है, ये आपका देखिए पेपर था 2020 का, तो उस समय विवादित कर की बात की गई थी, वो कौन सा था, वेट। अगला है, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, रिकार्डो की जो कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो किसके ऊपर आधारित है। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, मूल्य का श्रम सिद्धांत,
निरपेक्ष लाभ, वस्तुओं की मौद्रिक कीमतें और अवसर लागत। तो रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत था वो श्रम सिद्धांत, मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार व्यापार के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के बीच साधन कीमतों में जो अंतर होता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत जो एक तरह से क्या बताता है, साधन कीमत समानीकरण क्या बताता है कि अगर दो राष्ट्रों के बीच में अगर व्यापार होता है तो वहां पे क्या होगा, साधनों की कीमतों में, देखो वस्तुओं की कीमतों में समानता की प्रवृत्ति होती है लेकिन साधनों की कीमतों में भी क्या होगा, समानता की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। मतलब साधन कीमतों में जो अंतर है वो घटता जाएगा, साधन की कीमतें भी समान होने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन से होना चाहिए, साधन कीमतों में जो अंतर है, सॉरी अंतर क्या होगा, घटता जाएगा। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा ए। ठीक है, परिणाम स्वरूप आधुनिक सिद्धांत के अनुसार व्यापार के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के बीच में साधन कीमतों में अंतर जो होगा वो घटता जाएगा, साधनों की कीमतों में समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रामान, ठीक है, जो पेपर करेंसी हैं जिनमें कन्वर्ट नहीं हो सकती है आपस में, तो दो देशों के बीच में विनिमय दर निर्धारण कैसे होगा उसके लिए कौन सा सिद्धांत है, परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी, क्रय शक्ति समता नियम। ठीक है, जो क्रय शक्ति समता नियम है वो क्या बताता है कि दो देशों के बीच में विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा, जहां पे उनकी जो घरेलू, ठीक है, देश में जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, जहां पे बराबर हो जाएगी वहां पे विनिमय दर का निर्धारण होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यापार की अदृश्य मदें कौन सी हैं, इनविजिबल आइटम। तो बैंकिंग सेवाएं, जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, जहाजरानी, शिपिंग, पर्यटन, टूरिस्ट से जो इनकम होती हैं और बीमा की जो सर्विस है, ये सारे एक तरह से किस में है, अदृश्य में। दृश्य में कौन सी आएगी, जो वस्तुएं होती है, वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है वो कौन सी है, विजिबल। ठीक है, और ये सारी जो सर्विसेज होती हैं वो किस में आती है, इनविजिबल में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। और फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है उसको देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि दर बहिर्जात विकास चर है, एक्सोजीनियस फैक्टर इनमें से कौन सा है, किस मॉडल में। ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है, उसको एक्सोजीनियस वेरिएबल किस मॉडल में माना गया है। ठीक है, तो देखिए आर्थिक विकास का जो सोलो का मॉडल है, ठीक है, उसमें आर्थिक विकास की जो दर है वो बचत प्रवृत्ति, आपकी बचत हो गई जैसे, ठीक है, बचत फलन के ऊपर जो टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, तकनीकी प्रगति और जनसंख्या वृद्धि दर से प्रभावित होती है। जनसंख्या वृद्धि दर को क्या माना गया है, एक्सोजीनियस वेरिएबल माना गया है, बहिर्जात विकास चर है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास हो गई है। अब ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए इनमें किसी प्रकार की आपको अगर मिस्टेक लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा।